हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। सो जल्दी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वॉच ज़्यादा से ज़्यादा करना, बिना स्किप किए करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। आपको आपके स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। 10 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए ए ग्रुप मैथ के, और 10 क्वेश्चन हम यहाँ पे और करेंगे, ठीक है। तो ये रहे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस, और पेज ले लेता हूँ मैं यहाँ पे एक न्यू, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 11वां प्रश्न देखो आपके स्क्रीन पे, ये असमांतर श्रेणी का यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, 2 + 5 + 8 प्लस एंड सो ऑन, मतलब बीच में हमें पता नहीं है कितनी संख्याएं हैं बीच में, और फिर 182 है। तो ये बोल रहा है इस श्रेणी का योग क्या होगा। योग बोले तो सम क्या होगा इस श्रेणी का। आपको पता है ये एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी क्यों? क्योंकि देखो दो में कितना जुड़ रहा है, 3, फिर 5 हो रहा है, फिर 3 जुड़ रहा है, 8 हो रहा है। तो ऐसे ऐसे करके अगर कोई जुड़ता है तो उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज, ठीक है। 2, 5 विच हमें पता नहीं है कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। तो इनका योग बोल रहा है, योग बोल रहा है। अब योग हम कब निकाल पाते हैं? योग का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, n/2, ठीक है, n/2 a प्लस, अब हमें चूंकि यहाँ पे अंतिम पद दिया हुआ है, तो अंतिम पद के लिए जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो होता है l, ठीक है। सो इसका क्यों है, श्रेणी का हमें क्या निकालने को बोला है, श्रेणी का हमें योग निकालने को बोला है। बट देखो यहाँ पे हमें Sn नहीं दिया हुआ, यहाँ पे हमें क्या नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे हमें n की वैल्यू नहीं दी हुई है। अब n की वैल्यू नहीं दी हुई है तो हम निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। क्योंकि a तो दिया हुआ है, a यहाँ पे a का मतलब होता है पहला पद, तो पहला पद यहाँ पे क्या है, 2 है। l का मतलब होता है लास्ट पद, l का मतलब बच्चों क्या होता है, लास्ट पद, जो कि हमें दिया हुआ है कितना है, 182। लेकिन n यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। अब n यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो n निकालने के लिए बच्चों हमें एक फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है, एक और फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है, जो कि होता है क्या, an = a + n-1 × d। ये होता है पदों की संख्या निकालने के लिए कि इसमें कितने पद हैं, ठीक है। n क्या होता है, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो यहाँ से हमें n मिल जाएगा बच्चों, यहाँ से हमें n मिल जाएगा। n कैसे मिलेगा, यहाँ पे हमें an भी दिया हुआ है। an कितना है यहाँ पे, an है यहाँ पे 182। an का मतलब क्या होता है, an का मतलब होता है कि पदों की संख्या की, यहाँ पे मतलब an का मतलब होता है कि कौन सा पद, ठीक है। तो a मतलब टोटल, मतलब जितना भी है, जैसे यहाँ पे l है ना, तो ये यहाँ पर क्या होता है, पदों की संख्या, ठीक है। तो पदों की संख्या n, यहाँ पे an हमें गिवन है, कितना है an, 182, क्या है, 182। a हमें पता है कितना है, 2, प्लस n हमें दिया नहीं है, n हमें निकालना है, इसीलिए हम इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। d क्या होता है, d होता है बच्चे डिफरेंस, सार्व अंतर, डिफरेंस किसका डिफरेंस, दूसरे पद में से पहले पद को घटा के मिलता है हमें d। यानी दूसरा पद कौन सा है, 5 + 2, 5 और दूसरा पद है 5, और 5 में से पहला पद, यानी दूसरे पद में से पहला पद, पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटा के हमें d मिलता है, ठीक है। आप चाहे तो 8 में से भी 5 को घटा के d निकाल सकते हैं, फिर भी उतना ही आएगा, क्योंकि ये एक समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो d यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा, 3। तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, तो यहाँ से n = हमारा 61 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ जाएगी, 61 आ जाएगी। अब हमें क्या पूछा है क्वेश्चन, कि पदों का कि योग क्या होगा। अब योग का फॉर्मूला ये है, तो n 61, क्योंकि टोटल पद कितने हैं, टोटल पद है इसमें 61, यानी बीच में जितने भी हैं इन सब को मिला के कितने हैं, ये टोटल 61 है। तो 61 और फिर फॉर्मूला क्या है, n अब की बार आ गया 61/2,
ए कितना है 2 और एल है कितना 182, कितना है 182। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर होगा बच्चों, आप सॉल्व करके देख लेना, इसका आंसर आएगा 5612, ठीक है 5612 जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हमारा हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और 2 फॉर्मूले हमने यहाँ पे देखे समांतर श्रेणी के, क्लास 10th लेवल का ये क्वेश्चन है। सही युग्म चयन कीजिए, देखो चूज करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो देखो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी घनाभ का आयतन क्या होता है L इंटू बी इंटू एच सेंटीमीटर क्यूब, ओके ये भी सही है। घन का आयतन क्या होता है A क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ओके ये भी सही है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ओके ये भी सही है। यानी उपरोक्त सभी क्या है सत्य है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। देखो यहाँ से आपको 3 फॉर्मूले भी लर्न हो जाएंगे, इन तीनों को जो जिनको याद नहीं है, अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। कई बच्चे इस पर तुक्के भी मार सकते हैं कि ओ माय गॉड यहाँ पे चौथा ऑप्शन दिया हुआ है उपरोक्त सभी सत्य है, इट मीन्स यही सत्य हो, यही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इस प्रकार से भी आप इसको तुक्का लगा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को जहाँ पे दिया होता है उपरोक्त सभी, ठीक है। लेकिन हर जगह पे यहाँ पे तुक्का नहीं मार सकते आप, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये दिया, यहाँ पे भी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, लेकिन आंसर तो था ना, इसीलिए आप हर जगह पे तुक्का नहीं मार सकते, ठीक है। कहीं कहीं पे ये तुक्का आपका सटीक बैठ सकता है, बट हर जगह ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, हर जगह ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको एलिमिनेशन वाला यहाँ पे आना चाहिए। देखो आपको यहाँ पे ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, यानी सारे के सारे ऑप्शन सही है। तो उपरोक्त यहाँ पे डी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13वां प्रश्न करते हैं। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है बच्चों, बिल्कुल भी यहाँ पे आपको देर नहीं करनी है क्वेश्चन करने में, टाइम पास नहीं करना है, टाइम को जल्दी जल्दी अपना सदुपयोग करना है। क्या बोल रहा है कि एक घन की प्रत्येक भुजा यानी ए कितना है यहाँ पे 16 सेंटीमीटर। तो घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण क्या होता है, घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है बच्चों ए क्यूब, याद रखो इसको, घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। ए की वैल्यू दी है कितनी 16, तो 16 क्यूब, घन का विकर्ण कितना हो जाएगा 16 क्यूब सेंटीमीटर। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये वाला फॉर्मूला भी याद कर लेना, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला भी याद कर लेना कि घन के विकर्ण का सूत्र क्या होता है ए क्यूब, बस कोई हल थोड़े ना करना था, ए की जगह पे 16 रख दिया, 16√3 हमारा आंसर आ गया। चलिए 14वां प्रश्न करते हैं। बोल रहे हैं कि 2 गोले की त्रिज्या R1 अनुपात R2 कितना है 1:2। तो आयतन ज्ञात करना है हमने, गोले का आयतन। अब आपको पता है गोले का आयतन V क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे R किस में है, घन में यानी क्यूब में, तो सिंपल सा R का क्या कर दो, क्यूब कर दो। तो दोनों का यहाँ पे क्यूब कर दो, 1 का क्यूब अनुपात 2 का क्यूब। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे गोले का जो आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है वो ये होता है। अब चूंकि यहाँ पे R क्यूब है तो हमें जो मतलब R है उसका हमने क्यूब कर देना है। तो हमारे पास सिंपल सा यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, एक का अगर हम ये करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का करेंगे तो 8 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा आपको ऐसे करना है। चलिए 15वां प्रश्न करते हैं। 15वां प्रश्न क्या होगा इसको देखते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, 2 समरूप त्रिभुज, समरूप मतलब समान है वो, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं वो, सिमिलर मतलब दिखने में सेम ही है, आकार में वो क्या है, सेम है। इनका जो क्षेत्रफल है वो है, पहले का क्षेत्रफल है इतना 49 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे का एरिया जो है वो है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वो बोल रहा है उनकी जो भुजाएं हैं, उनके जो साइड्स हैं, उनका जो एरिया होगा वो क्या होगा। तो एक बात याद रखना कि जब कोई 2 समरूप त्रिभुज हों, तो उनके जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, उनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है, यानी A1 अनुपात को हम बटे में भी लिखते हैं, यानी जो उनका क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो
बराबर होता है उनके भुजाओं के वर्ग के, उनके भुजाओं के वर्ग के, इसको मैं एस से लिख रहा हूं, ठीक है, साइड्स को मैं लिख रहा हूं एस से, उनके भुजाओं के वर्ग से। आई होप आपको यहां पे समझ में आ रहा होगा। वर्ग के बराबर होता है क्या? अगर देखो दो त्रिभुज हमें दिए हुए हैं, दो समरूप त्रिभुज सिमिलर ट्रायंगल्स हमें दिए हुए हों, तो उनका जो एरिया है, ठीक है, उनका जो एरिया है, एरिया का अनुपात, अब अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं, इसको मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ, इस अनुपात को हम 1/8 भी लिख सकता हूँ, इसको मैं A1 अनुपात A2 भी लिख सकता हूँ, बटे में भी लिख सकता हूँ। तो जो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो बराबर होता है किसके? उन ट्रायंगल के साइड के स्क्वायर के वर्ग के अनुपात के, ठीक है। एरिया का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है किसके? भुजाओं के वर्ग के, भुजाओं के वर्ग के। तो यहां से ये हमें थ्योरम मिल गई, यानी प्रमेय मिल गया। इस प्रमेय को भी लर्न करके रखना है, ठीक है। अब एरिया हमें कितना गिवन है? एरिया कितना गिवन है? एरिया गिवन है हमें, एरिया गिवन है हमें, पहला जो है 49 और दूसरा कितना है 64। सिंपल सी बात है। और यहाँ से ये S1/S2, ठीक है, और स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। अब ये स्क्वायर यहाँ से हटा और यहाँ जाएगा तो कैसे बन जाएगा? तो यहाँ से हमारा आएगा S1/S2। और अभी आपको पता होगा कि अंडर रूट लग जाता है, स्क्वायर कभी भी हटता है तो अंडर रूट, और अंडर रूट कभी भी हटता है तो स्क्वायर लगता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब इसको अगर मैं ओपन करूँ तो ये हो जाएगा 7 7 7 जा, और ये हो जाएगा 8 8 जा। तो यहाँ से जो S1 S2 की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी बच्चों? यहाँ से आ जाएगी 7/8। तो ऑप्शन हमारा जो साइड्स आ गए वो कितने आ गए? 7/8। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन का बी, ऑप्शन बी में 7:8 है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए 16वां प्रश्न करते हैं। 16वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 3 sin A माइनस 4 sin क्यूब A, 4 sin क्यूब A। तो ये बच्चों एक फॉर्मूला है, इसको डायरेक्ट ही आप याद करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। इसको यहाँ पे हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये फॉर्मूला है, क्लास 11 12th में ये इन फॉर्मूले को हम रट्टा मारते हैं, तो आपको भी ये रट्टा मारना है। इसका जो आंसर होता है वो होता है sin 3A। तो कभी भी अगर एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन भी आ गया, देखो कई बार ना ये जो त्रिकोणमिति है ना, इनके डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं। डायरेक्ट क्या पूछ लिए जाते हैं? फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं कि ये इज इक्वल टू क्या। तो कभी कभी आपसे पूछ दिया जाएगा sin 3A इज इक्वल टू क्या, तो ये आपको दे दिया जाएगा। ये कभी कभी उल्टा ये दे दिया तो ये पूछ लिया जाएगा। तो इसीलिए फॉर्मूले भी आपको रट्टे मारने पड़ेंगे। जितने भी फॉर्मूले हैं उन सबको आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा, मजबूरन आपको मारना ही पड़ेगा अगर आपको नंबर चाहिए तो ये होता है। sin 3A कौन से ऑप्शन में है? sin 3A कौन से ऑप्शन में है देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी सही लगा होगा, ठीक है। उसके बाद 17वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि sin C प्लस sin D। देखो ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला इन्होंने दे दिया। sin C प्लस sin D डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया। डायरेक्ट क्या दे दिया? फॉर्मूला दे दिया। 17वां प्रश्न डायरेक्ट जो है इन्होंने फॉर्मूला दे दिया कि sin C प्लस sin D क्या होता है। sin D का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये फॉर्मूला होता है sin C प्लस D अपॉन 2 फिर बीच में होता है कॉस, जहाँ पे यहाँ पे कुछ नहीं होता तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई है। और एक बार माइनस sin C माइनस D/2। इस प्रकार से ये फॉर्मूला यहाँ पे होता है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा। अगर यहाँ पे माइनस हो जाता, सपोज यहाँ पे दे दिया जाता sin C माइनस sin D का बताओ, इस कंडीशन में क्या होगा फॉर्मूला? तो इस कंडीशन में कॉस आगे आ जाता है, यानी अब की बार हो जाएगा 2 cos C प्लस D
बाय 2 और साइन पीछे चला जाएगा, साइन c माइनस टी। मैंने आपको टेलीग्राम पे एक बुक दी हुई है, ई ग्रुप के लिए उपकार की बुक है वो, उसमें ये सारे फॉर्मूले हैं, तो प्लीज़ इन फॉर्मूलों को रट्टा मार लीजिएगा, ये भी। तो कौन से ऑप्शन में है ये? ऑप्शन नंबर ये सी में है, देखो सी में है ना, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने आपसे कहा था कई बार जो है क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट जो है फॉर्मूले ही पूछ लिए जाते हैं, तो आपको फॉर्मूले रट्टे मारने पड़ेंगे बच्चों, प्लीज़, अगर नंबर चाहिए आपको तो, ठीक है। ओके, अब देखो 18वां प्रश्न करते हैं। बहुत इजी 18वां प्रश्न, कोई आप ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लड़ाना है। कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू हमें निकालने को बोली गई है। इसकी क्या निकालने को बोली गई? इसका मान होगा। अब देखो ऑप्शन, देखो कैसे ऑप्शन, देखो नंबर है, डिजिट में है, ऑप्शन किस में है? डिजिट में है। तो ये इनको बोलते हैं बच्चों वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन क्यों बोलते हैं? वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इसलिए बोलते हैं बच्चों क्योंकि देखो हमें यहाँ पे ये दिया हुआ है और यहाँ पे इनका मान निकालने को बोला है 0, 2, 1, -1, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वैल्यूज दी हुई हैं। तो सिंपल सा अगर हम इस क्वेश्चन में कोई भी एंगल पुट कर लें, सपोज ए अगर हम 90 पुट कर लें, ए की जगह पे हम 90 पुट कर ले तो हमें इजीली अपना आंसर मिल जाएगा। ए की जगह पे अगर हम 30 पुट कर ले, जो वैल्यू हमें याद होती है, आपको पता है ना क्लास 10th में आपको एक टेबल दी होती है जिसमें साइन 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू आपको लर्न करने को बोली जाती है। तो उनमें से अगर आप कोई भी एंगल यहाँ पे रखोगे तो आपको यहाँ पे आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा। तो इनको बोलते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कब होते हैं? जब आपको इस तरह के स्टेटमेंट दिए हुए हैं और ऑप्शन में आपको डिजिट दिए हुए हों, तो उनको बोलते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे मैं एक एंगल रख लेता हूँ, आप कोई भी एंगल रख सकते हैं, कोई भी बोले तो 0, 30, 45, 60 और 90। इन्हीं को क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यूज हमें याद होती हैं, ठीक है, इसीलिए इन्हीं की वैल्यूज। आप चाहे अगर आपको कोई और वैल्यू याद है तो आप उनको भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं यही, ठीक है। तो देखो कॉस, यहाँ पे मैं एक की जगह पे 90, यहाँ पे मैं 90 रख लेता हूँ, सिंपल सा मैं यहाँ पे 90 रख लेता हूँ। कितना रख लेता हूँ? 90 रख लेता हूँ। तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1 अपॉन, देखो एक ही एंगल रखना है, ठीक है, ऐसे नहीं कि यहाँ पे 90 रख दिया और यहाँ पे 60 रख दिया। ए ने यहाँ अगर 90 है तो 90 ही यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, ठीक है, प्लस कॉट स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है। सिंपल सी बात है। 90 कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। अब चूंकि कॉस में स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट 90 की वैल्यू कितनी होती है? कॉट 90 की वैल्यू होती है 0 और यहाँ पे चूंकि स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 0 का स्क्वायर होता है 0, लिख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक 0 का स्क्वायर होता है 0 और एक में 0 जोड़ेंगे तो एक ही आता है, और 1 अपॉन 1 कितना होता है? 1 ही होता है। तो 0 + 1 कितना हो जाएगा? 1। कौन से आंसर में है? कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को मैंने आपको क्या बताया, इनको बोलते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन करने भी आपको आने चाहिए, ठीक है। ओके, 19वां प्रश्न करते हैं। चलो इसके बाद लास्ट करेंगे आज का 20वां प्रश्न, ठीक है। और काफ़ी लंबी ये वीडियो हो गई है। तो 19वां प्रश्न आपको आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, 1-2 लाइन का क्वेश्चन है, इसका आंसर में 2 लाइन में करना है। देखो एक पतंग है जिसकी जो लंबी डोर एक लंबी डोर है 34 मीटर की। कितनी है? सपोज ये एक पतंग मैं उड़ा रहा हूँ तो जो कि है कितनी? 34 मीटर। जो कि एक मैं सपोज एक पतंग उड़ा रहा हूँ ऐसे, तो उसकी जो डोरी है यानी उसका जो धागा है वो कितना है? 34 मीटर का है। भूमि पर स्थित एक बिंदु पर समतल धरातल के साथ अल्फा कोण बनाती है। सपोज ये एक समतल धरातल है तो ये इसके साथ कैसा कोण बना रही है?
अल्फा कोण बना रही है। कैसे कोण बना रही है बच्चों? अल्फा कोण बना रही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिंदु पर समतल धरातल के साथ अल्फा कोण बनाती है, अल्फा कोण बनाती है। तो मैं इसको नाम दे देता हूं, ये एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी एंड सी, ठीक है, अल्फा कोण बनाती है। अब यहाँ पे ये एक चीज और बोल रहा है कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि tan अल्फा इज इक्वल टू 15/8। क्या दिया हुआ है बच्चों? tan अल्फा इज इक्वल टू 15/8। क्वेश्चन में आप देख सकते हो यहाँ पे tan अल्फा की वैल्यू दी हुई है 15/8। तो बोल रहा है पतंग की जमीन से ऊंचाई होगी। अब जमीन ये है और यहाँ पे पतंग उड़ रहा है, तो यहाँ से यहाँ की ऊंचाई यानी ये वाला डिस्टेंस यानी ए सी हमने क्या करना है? ए सी हमने फाइंड करना है। इसकी हाइट हमने क्या करनी है? फाइंड करनी है। यहाँ पे हमने हाइट क्या करनी है? फाइंड करनी है। हाइट हमें नहीं दिया गया है, हमें दिया गया है कि धागा जो पतंग पे जो धागा है वो है 34 मीटर। अब देखो आपको पता होगा tan थीटा, अल्फा भी यहाँ पे एक एंगल को ही यहाँ पे इन्होंने बोला है। tan अल्फा आपको पता होगा tan होता है लंब बटे सॉरी देखो tan क्या होता है? लंब। tan क्या होता है? लंब। तो इस एंगल के लंब कौन? इस एंगल के लिए लंब देखो tan अल्फा है ना, tan अल्फा के लिए इस एंगल के लिए लंब कौन सा है? ये वाला, तो h लिख लिया मैंने, ठीक है। और tan अल्फा लंब बटे क्या होता है? आधार। आधार को मैं यहाँ पे b लिख रहा हूँ, आधार को मैं यहाँ पे किससे डिनोट कर रहा हूँ? b, b फॉर बेस, ठीक है। इसको हाइपोटेन्यूस मत समझना, h का मतलब यहाँ से है हाइट से। हाइट क्यों? क्योंकि tan अल्फा या tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब कौन सी साइड है? ये वाली। इसको हमने नाम दिया हुआ है h और इसको मैंने नाम दे दिया b, ठीक है, स्मॉल b यानी बेस, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू हमें कितना गिवन है? ये इज इक्वल टू हमें गिवन है 15/8। अब चूंकि हमें हाइट निकालना है, तो यहां से मैं लिख लेता हूं h बराबर इसको ये गुणा में चला जाएगा तो ये हो जाएगा h बराबर 15/8 और इसको मैं मान लेता हूं 15/8, ये गुणा में चला जाएगा तो b गुणा में चला जाएगा, ठीक है। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूँ। क्यों मान लेता हूँ? ताकि बाद में मैं इसको यहाँ से जब b की, अगर हमें b की वैल्यू मिल जाए तो यहाँ पे हम b की वैल्यू पुट कर लें और हमें हाइट मिल जाए, ठीक है, इजीली। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए आगे कैसे करना है। आपको पता है किसी भी समकोण त्रिभुज पे पाइथागोरस प्रमेय लगता है। अब पाइथागोरस प्रमेय लगेगा तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं कि कर्ण पर बना वर्ग हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस ये वाला जो तिरछी होती है वो होती है हाइपोटेन्यूस, जो तिरछी होती है वो होती है हाइपोटेन्यूस। जो एंगल के सामने वाली साइड होती है वो होती है लंब, वो होती है क्या? लंब। और जिस पर वो एंगल टिका हुआ होता है वो होता है बेस। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो क्या होता है हाइपोटेन्यूस का वर्ग? हाइपोटेन्यूस हमारा 34 स्क्वायर है। हाइपोटेन्यूस का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग। लंब कितना है? h स्क्वायर प्लस बेस का वर्ग। बेस को हमने b से डिनोट किया हुआ है, ठीक है, ओके। ये अब h स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? h की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई? h की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी हमारी? 15/8b। तो कितनी थी? 15/8b, 15/8b। अब देखो चूंकि ये स्क्वायर में है तो ये पूरा का पूरा किस में चला जाएगा? स्क्वायर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है, आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। 34 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 34 का स्क्वायर होता है 1156, ठीक है। अब यहाँ से इसको स्क्वायर हो जाएगा 225/64 और b स्क्वायर का b स्क्वायर प्लस पीछे का b स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये कॉमन है बच्चों, देखो यहाँ पे ये कॉमन है। कॉमन इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है b स्क्वायर। तो इधर क्या बचा? इधर बचा 225/64 और इधर बचा 1, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ से ये हमारा आ जाएगा बच्चों, यहाँ से हमारा ये आ जाएगा
64 एकम 64, इसमें 64 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 289/64। सिंपल सी बात है। अब यहाँ से जो है बी स्क्वायर हो जाएगा कितना, बी स्क्वायर हो जाएगा अगर हम इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो 1156 × 64/289, और यहाँ से ये अगर कट फट गया तो पूरा हमारा आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 256। तो बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी, 16। अब देखो बी की वैल्यू 16 आ गई, और हमने जो इक्वेशन नंबर 1 माना था इसमें बी की वैल्यू रख दो, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 30 मीटर। 30 मीटर कौन से ऑप्शन में, देख लो ध्यान से, ऑप्शन नंबर डी में है। इस प्रकार आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करने हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट में। लास्ट प्रश्न करते हैं आज का बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, ठीक है। तो क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं तो इन क्वेश्चंस को करना सीख लो, ठीक है। एक मीनार की चोटी, एक मीनार है, सपोज दैट ये एक मीनार है, ये क्या है, एक मीनार है। चोटी का उससे 300 मीटर दूर बिंदु पर, कहाँ से, 300 मीटर दूर यहाँ पे, ठीक है। उन्नयन कोण 30 डिग्री है, कितना है, 30 डिग्री उन्नयन कोण, यानी ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री। इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी। तो इसकी हाइट हमें ज्ञात करनी है, ये जो मीनार है इसकी हाइट हमें ज्ञात करनी है, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है ए बी हमें ज्ञात करना है। हमें दिया हुआ है बी सी यानी मीनार से उस बिंदु की दूरी, ठीक है। तो बी सी हमें दिया हुआ है कितना, 300 मीटर, 300 मीटर। हाइपोटेनियस हमें नहीं दिया हुआ है, तो देखो हमें निकालना क्या है, देखो एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया था लंब, और जिस पे वो लगा होता है वो होता है आधार। तो हमें लंब निकालना है, हमें निकालना क्या है, लंब निकालना है। हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है आधार। तो ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जिसमें लंब बटे आधार आता है, तो इस एक में ही आता है, वो होता है 10। वो क्या होता है, 10 बराबर लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार यानी लेंथ अपॉन बेस, ठीक है। अब थीटा यहाँ पे कितना है, थीटा है यहाँ पे 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा, लंब बटे आधार, क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह में मैं साइड लिख लेता हूँ ए बी, ठीक है, ए बी, क्योंकि ए बी हमें निकालने के दिया, मतलब दिया नहीं है तो मैं डायरेक्ट ए बी लिख लेता हूँ, क्योंकि लंब ही तो है ए बी, ओके। आधार बी सी है, और बी सी की वैल्यू है 300 डिग्री, सॉरी 300 डिग्री नहीं 300। अब देखो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 300। अब देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा ए बी इज इक्वल टू 300/√3। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में ना, अगर कभी भी √3 नीचे आ गया, कभी भी अगर √3 नीचे आ गया ऐसे क्वेश्चन में, तो आपको इसका सिंपल रैशनलाइजेशन कर देना है, यानी परिमेयकरण कर देना है, यानी जो नीचे √3 है ऊपर और नीचे दोनों में √3 का मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 300 इंटू √3, और नीचे आ जाएगा ये √3 पूरा 3 बन जाएगा, यहाँ से ये काट देगा और हमारा आंसर आ जाएगा 100√3। कौन से ऑप्शन में है बच्चों, ये आप ध्यान से देख लो, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे बच्चों। प्लीज़ नहीं समझ में आए कमेंट करना, और अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आई होप आपको मैंने इतनी अच्छी तरीके से समझाया कि समझ में आ ही गया होगा, बट फिर भी कई बच्चों को डाउट होता है, कहीं पे समझ में नहीं आया होता, या इतनी अच्छे तरीके से कहीं पे एक्सप्लेन नहीं हो पाता है, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल UKT पाठशाला में।